बालाज, मेरे साथ ये सब नहीं करो। शानजे बेड पर से उठती हुई अपने आंसू पोंछकर बालाज से बोली, जो हाथ में एक शॉपर थामे दोबारा कमरे में दाखिल हुआ था। वो जो उसके करीब बढ़ता हुआ आ रहा था, शानजे को अपने हिसार में लेता हुआ बोला, तो फिर तुम बिना चू चढ़ा के निकाहनामे पर साइन कर देना मेरी मिठी साईं। शानजे की आंखों में देखता हुआ नरमी से बोला। शानजे ने सर नफी में हिलाया। नहीं, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। शानजे की बात सुनकर बालाज ने उसकी कमर के गिर्द अपनी गिरफ्त और भी सख्त की। किससे करना है फिर निकाह? उस फारिस से? अब की बार लहजे में सख्ती लाता हुआ शानजे से पूछने लगा। जिससे भी करना है, मगर तुमसे नहीं करना। तुम मुझसे इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। बालाज की सख्त गिरफ्त में वो मचलती हुई अपना आप छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आज तो दोनों ही सूरत जबरदस्ती होगी साईं, जबरदस्ती निकाह या फिर। बालाज ने अपनी बात अधूरी छोड़कर शानजे की कमर से अपना हाथ ऊपर ले जाते हुए कि चोली की जिप खोलना चाहे। बालाज, नहीं प्लीज। शानजे ने तड़प कर बालाज से कहा। वो जोर जोर से रोते हुए अब अपने हाथ उसके सीने पर मारना शुरू हो गई थी। बालाज ने उसकी दोनों कलाइयां पकड़ी। मैं ऐसे निकाह नहीं करना चाहता था। मैं चाहकर भी तुमसे गलत नहीं कर सकता। तुम इश्क हो बालाज खान का, लेकिन आज अगर तुमने निकाहनामे पर साइन नहीं किया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने अंदर के वहशी खान को सुलाना, जिसे तुम किसी और के नाम की मेहंदी लगाकर जगा चुकी हो। बालाज उसको दोनों कलाइयों से पकड़कर बेड तक लाया और बेड पर ला बिठाया। हम दोनों के निकाह की सूरत में ही तुम वापस अपने घर वालों को सही सलामत देख सकती हो, जबकि तुम्हारी जिद से ना सिर्फ तुम अपनी फैमिली का चेहरा देखने को तरस जाओगी, बल्कि सारी जिंदगी तुम्हें इस फ्लैट में गुजारनी होगी मेरे साथ, बगैर किसी रिश्ते के। यकीन जानो मेरी शानजे, ये निकाह वाले ऑप्शन से ज्यादा मुश्किल होगा। अब वो नरम लहजे में उसे धमका रहा था। कहते साथ ही बालाज ने लाल रंग का दुपट्टा, इसके चारों तरफ गोल्डन कलर का काम हुआ था, शानजे के पास लाया। दुपट्टे की तह खोलकर अब वो दुपट्टा शानजे को सर पर उड़ाने लगा। उड़ाने के बाद बालाज ने उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। अब वो बहुत गौर से उसे देखने लगा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके गाल से आंसू साफ करने लगा। मैं तुम्हें आज के दिन के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। शानजे नाराज नजरों से बालाज को देखते उसे रोकने की एक आखिरी कोशिश करने लगी। और सरकार, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बालाज खान फवाद की जान मुझसे माफी मांगेंगे? वो आंख विंक करता कमीनगी से मुस्कुराते डोरबेल बजने पर कमरे से बाहर निकल गया। वो गुमसुम सी गिरने के अंदाज में बेड पर बैठ गई। आज का दिन उसके साथ क्या क्या होने वाला था वो उससे बिल्कुल बेखबर थी, इसीलिए अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर रोने लगी। उसने आगे बढ़कर फ्लैट का दरवाजा खोला तो मुराद के साथ काजी और 2 अफराद और भी फ्लैट के अंदर दाखिल हुए। निकाह का मरहला शुरू हुआ तो शानजे से रजामंदी लेने और साइन करवाने निकाह खां के साथ बालाज भी कमरे में आ गया। मैंने कबूल किया। निकाह खां के पूछने पर शानजे ने इल्तिजाई नजरों से बालाज खान को नजर उठाकर देखा। उसकी आंखों में सख्त वार्निंग थी। तब शानजे निकाहनामे पर बहुत सुस्त अंदाज में साइन करने लगी, जिस पर बालाज रिलैक्स हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ा मार्का तय हुआ हो, जबकि खुद बालाज ने बहुत फुर्ती से निकाहनामे पर साइन किए थे। कि फुर्ती देख मुराद ज़ेरे लब मुस्कुराया था। आजकल कौन सी लड़की अपने निकाह पर रोती है जाने मन। तब काम से फारिग होने के बाद बालाज उसके पास रूम में आया तो उसे आंसू बहाता हुआ देखकर बोला, ढेर सारा रोने की वजह से आंखों का सारा काजल बहकर दोनों गालों तक आ चुका था। अगर किसी लड़की को मजबूर करके उससे जबरदस्ती निकाह किया जाए तो वो ऐसे ही रोती है। शानजे बालाज को तरक कर जवाब देती हुई बोली। बालाज गहरा सांस खारिज करके बेड पर उसके पास बैठा और साइड टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाला। मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा, क्योंकि आराम से अब हाथ ही कहाँ आ रही थी।
वैसे इन आंसुओं का सबब सिर्फ जबरदस्ती निकाह करना ही है ना? या कहीं उस फारिस को दिल विल तो नहीं दे बैठी थी? बालाज टिश्यू पेपर से बहुत एहतियात से उसके दोनों गालों पर फैला हुआ काजल साफ करता हुआ आराम से पूछने लगा। इसकी बात सुनकर शानज़े ने गुस्से में बालाज का हाथ अपने गाल से झटका। ताई, शक थोड़ी कर रहा हूं आप पर, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। वो उसके चेहरे पर गुस्से के आसार देखता हुआ बोला। भरपूर कोशिश करने के बाद भी वो इस वक्त सीरियस होने की एक्टिंग नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट छुपाए नहीं छुप रही थी, तो शानज़े को इस वक्त जहर लगी। तुम्हारे शक से मुझे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी अब क्या हो सकता है, कौन सा मैं फारिस से रिश्ता जोड़ सकती हूँ। वो 1 घंटे से अब तक उसका काफी खून जला चुका था। शानज़े ने भी उसका दिल जलाना चाहा, मगर उसकी बात सुनकर अब वो बेशर्मों की तरह खुलकर हंस रहा था। अगर फारिस से तुम्हें रिश्ता जोड़ने का ज्यादा ही शौक चढ़ा है, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए पूरी कोशिश करूंगा कि उसे हमारे बच्चों का बहुत जल्द मामू बनाऊं। बालाज की बात सुनकर शानज़े मजीद जल गई। कलाई पर बंधी हुई रिस्ट वॉच में टाइम देखता हुआ खड़ा हुआ। अब हमें निकलना चाहिए। आखिर को साले साहब और ससुर जी से भी तो निकाह की मुबारकबाद वसूल करनी है। उसकी बात सुनते शानज़े के कदम लड़खड़ाए थे। आंखें एक बार फिर छलकने को बेताब थी। बालाज बहुत गौर से उसके फेस एक्सप्रेशन देखने लगा, फिर शानज़े के पास आकर उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। अब शानज़े का सर ही थोड़ी को छू रहा था। बालाज ने उसके सर पर टिके हुए सुर्ख दुपट्टे का घूंघट निकाला। ये बहुत जरूरी है। तुम्हारे चेहरे पर मेरी नजरें टिकी रही तो मैं खुद पर कंट्रोल कैसे करूंगा। बालाज दुपट्टे से उसका चेहरा छुपाता हुआ अब की बार पूरी ईमानदारी से अपने दिल की बात बोलने लगा। दूसरी तरफ शानज़े को भी बालाज का घूंघट निकालना सही लगा। कम से कम अब वो उसके आंसू तो नहीं देख सकता था, जो शानज़े उस बेहिस के सामने बहाना नहीं चाहती थी। घूंघट निकालने के बाद वो उसका हाथ थामकर उसे फ्लैट से बाहर ले जाने लगा। शानज़े ने हाथ छुड़वाने की कोशिश नहीं की थी। वो खामोशी से उसके साथ चलते हुए आने लगी। गाड़ी ऊंचे नीचे रास्तों पर तकरीबन दौड़ रही थी। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान सड़क काफी खस्ता हाल थी, जिसके एक अतराफ गहरी खाइयां थी, मगर शानज़े को उसकी जरा बराबर परवाह नहीं थी। वो अभी कुछ पल पहले होने वाले किस्से में महू थी। आज के बाद तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मर गई तुम हमारे लिए, बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में हमें। ऐसी औलाद से बेहतर था अल्लाह हमें औलाद ना देता। मामा ने उसको थप्पड़ मारते हुए गुस्से से कहा, जबकि वो खुद भी रो रही थी। बालाज इससे पहले उन्हें कुछ कहता, शानज़े ने उसका हाथ थाम लिया। उसने बाबा को देखा, जबकि वो उसका हाथ थामे से देख रहे थे। अगर ये हाथ थामने की तुम्हारी अपनी ख्वाहिश थी तो एक बार कह देती, इज्जत से रुखसत कर देता। उन्होंने बस इतना कहा, जबकि शानज़े ने फौरन वो हाथ छोड़ा और उनके सीने से लग गई, जबकि अशफाक साहब यूं ही खड़े थे। उन्होंने उसको प्यार नहीं किया, जबकि खुद ही खुद से जुदा कर दिया और अंदर चले गए। वो दौड़ते हुए तलहा के पास आई और अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और बिना उस पर निगाह किए कमरे की जानिब चल दिया। फारिस बेयकीनी और सदमे की मिली जुली कैफियत से उसे देख रहा था। शानज़े ने जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाने चाहे, बालाज ने उसका हाथ थाम आंखों में उसे ऐसा करने से बाज रखा। साथ ही शानज़े के शानों पर अपना बाजू फैलाते उसे अपने हिसार में लेते फारिस पर बहुत कुछ जता गए। सारा खानदान उन पर थू थू कर चला गया था। इज्जत गैरत की धज्जियां उड़ चुकी थी। बालाज उताकर ये सब देखता रहा। उसने एक आखिरी निगाह घर के दरो दीवार पर डाली और घर की दहलीज पार कर गई। माशरे में इज्जत व वकार सब गवा कर वो निकल आई थी। वो ऐसे निकाह नहीं करना चाहता था, मगर मसरूर था। बेहद बेइंतहा खुशी थी जिसको चैन नहीं लेने दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था
आखिर इतनी जल्दी वो उसकी हो कैसे गई। अब वो एक शानदार वलीमा देने वाला था। साईं दाजी जान ले लेंगे, मुराद गाड़ी ड्राइव करता बोला। उसकी आवाज गाड़ी में गूंजी तो शान से होश की दुनिया में वापस आई। हम दे देंगे जान, शानजे को खुद के करीब करता और निहायत चाहत से बोला। बालाज मसरूर सा उसे खुद से लगाए सवात के हसीन रास्तों को देख रहा था, जो जलती शाम में और भी हसीन लग रहे। शानजे ने बालाज के सीने पर सर रख दिया। बालाज ने चौंक कर उसको देखा, जिसकी आंखें बंद थी। दिल जैसे खुशी से फटने के करीब था। सब ठीक हो रहा था। साईं, अभी रास्ता बाकी है, क्यों बहका रही हैं? उसने प्यार से उसके खूबसूरत चेहरे पर अपना हाथ रखा। शानजे ने सुर्ख सूजी आंखों को खोलकर उसको देखा। बालाज उसकी आंखों में ही देख रहा था। शानजे की आंखों में नफरत के सिवा कुछ भी नहीं था। बालाज ने हल्के से माथे पर बल डाले, आंखें फेर ली। उसे उसकी आंखों की नफरत नागवार गुजरी थी। शानजे मुस्कुरा दी और पूरी तरह उसकी बाहों में मुकीद हो गई। क्या हुआ बालाज खान, इन आंखों में अपना अक्स नहीं देखा गया? वो उसके सीने में मौजूद दिल की बेहंगम धड़कनों को सुनती बोली। बालाज ने उसको देखा। मुराद साईं है गाड़ी में, थोड़ा दूर हो जाओ, बालाज ने संजीदगी से कहा। शानजे हैरत का इजहार करती उससे दूर हुई। हम हस्बैंड वाइफ के बीच में फिर इस शख्स को रखा क्यों है? बालाज खान, तुमने, वैसे ये तुम्हारा नौकर तुम्हारी हर वक्त तुम बना रहता है। गाड़ी में खामोशी छा गई। बालाज हैरान था, जबकि माथे पर आया पसीना साफ किया। मिट्टी, मेरा दोस्त है वो, आप इसके बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती, बालाज जरा सख्ती से बोला। शानजे तंजिया हंसी, जीभ की पुछ से टेक लगाई और आंखें मूंद गई। पारिस का बेयकीन चेहरा याद आया। उसने शानजे को एक लफ्ज ना कहा था। वो बेबस और जख्मी निगाहों से उसे देखे गया। उसकी आंखों की बेएतबारी और शिकवा शानजे को बेचैन किए हुए था। गाड़ी हवेली के कार पोर्च में दाखिल हुई तो शानजे अपनी सोचों से बाहर आई। गाड़ी रुकते ही बालाज खान बाहर निकलकर शानजे की साइड का दरवाजा खोलता, उसका हाथ थाम बाहर निकालने में मदद करने लगा। गाड़ी से बाहर आते ही उसे सर्दी का एहसास शिद्दत से हुआ। उसे ठंड से सुर्ख पड़ता देख बालाज खान ने अपनी शॉल उतारकर उसके कपकपाते वजूद के गिर्द लपेटते बेबाकी से जुमला कसा। इतना कांप क्यों रही है सरकार? अभी फौरन थोड़ी ना बेडरूम में ले जाऊंगा। उसकी बात का मतलब समझते शानजे का चेहरा गुस्सा और खौफ से खून छलकाने को था। बालाज और शानजे जब गेट के अंदर दाखिल हुए, इर्द गिर्द काफी मुलाजिम थे। वो इन दोनों को देखकर रामन नजरें झुका गए। हवेली के अंदर दाखिल होते ही बालाज खान के चेहरे के तासुरात यकसर सर्द और पथरीले हुए थे। शानजे इतनी बड़ी और खूबसूरत हवेली देखकर रह गई। घने दरख्तों से भरा खूबसूरत वसीओ अरीज लॉन दूर से नजर आते, सब सब्ज पहाड़ और करीब से आता बहते आबशार का शोर रात के सन्नाटे में पूरी हवेली में गूंज रहा था। बालाज खान शानजे को लिए अब हवेली के अंदरूनी दरवाजा खोलते तवील राहदारी से गुजरते बड़े से शानदार खूबसूरत लाउंज में दाखिल हुआ। सामने ही गुल लाउंज की सफाई में मसरूफ थी। गुल, शानजे बीबी को मेरे कमरे में ले जाओ। गुल सवालिया नजरों से शानजे को देखने लगी। ये तुम्हारी छोटी बीबी है। जब बालाज ने अगले जुमले पर उसको होश की दुनिया में वापस लाया। साईं, आप गुल के साथ जाएं, मैं जरा दाजी से मिल लूं। वो कहते साथ ही मर्दाने की तरफ बढ़ गया। गुल शानजे को लेकर बालाज खान के कमरे में दाखिल हुई। रात ढल आई थी, इसीलिए तमाम खवातीन अपने अपने कमरों में थी। ऐसे में शानजे की किसी से भी मुलाकात नहीं हुई थी। बालाज के कमरे में कदम रखते ही उसने सत्ताईशी नजरों से कमरे को देखा, जो बहुत बड़ा और खूबसूरत था। कमरे के बीचों बीच जहाजी साइज बेड रखा था, जिसके साथ खूबसूरत साइड टेबल थी। एक तरफ खूबसूरत सा ड्रेसिंग टेबल रखा था। कुछ फासले पर 2 सीटर सोफा, जिसके सामने दीवार पर बड़ी सी LED नस्ब थी। ये नफीस सा कमरा रहने वाले की नफासत
और आला ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था। कमरे में बालकनी का खूबसूरत ग्लास डोर था जिस पर मेहरून भारी पर्दे थे, जिसके पार सरसब्ज पहाड़ नजर आ रहे थे। चांद से एक्साइटेड सी बालकनी का दरवाजा खोलकर बाहर आई, जहां से दूर बहते आबशार का मंजर इस सियाह रात में भी आंखों को बहुत भला सा लगा। एक पल के लिए वो सब कुछ फरामोश कर गई। बीबी साईं, आपको कुछ चाहिए? खाना, चाय, कुछ ले आऊं आपके लिए? गुल की आवाज पर वो वापस अंदर आई और नफी में सर हिलाते हैंडबैग के लिए निगाह दौड़ाई जो वो गाड़ी में ही भूल आई थी। चांदे अब शॉल से खुद को आजाद करते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। कहाँ जा रही हैं जी आप? गुल ने हैरानगी से शांजे को देखा जो ब्राइडल जोड़े में थी। साथ दुपट्टा एक साइड पर डाले अब वो बाहर की जानिब बढ़ गई थी। वो मैं बालाज से गाड़ी की चाबी लेने जा रही हूँ, मेरा हैंडबैग गाड़ी में है। नहीं बीबी जी, आप मर्दान खाने में नहीं जा सकती, वहां हवेली की औरतों को जाने की इजाजत नहीं। बालाज साईं ने आपको इस हुलिये में देखा तो वो बहुत गुस्सा होंगे जी। ये मर्दान खाना क्या है और मैं वहां क्यों नहीं जा सकती? वैसे भी ताजी से भी मिलना है मुझे, वही मुलाकात हो जाएगी उनसे भी। वो कहते साथ आगे बढ़ गई, जबकि गुल मुंह पर हाथ रखे फिर जाता देखती रही। मर्दान खाना काफी बड़ा सा था। सीटिंग एरिया में जदीद स्टाइलिश फर्नीचर रखा गया था। वहां ढेरों मुलाजिम थे जो शांजे को देखते सर झुका गए थे। शांजे ने उनमें से एक से बालाज खान का पूछा तो उसने नजरें झुकाए ही मर्दान खाने की बैठक की तरफ इशारा किया। वो उसके बताए हुए रास्ते की तकलीद करते आगे बढ़कर बड़ा सा दरवाजा खोल अंदर दाखिल हुई। घर के सभी मर्द यहाँ मौजूद थे। वो सब आंखों में अजनबियत और गुस्सा लिए कशमकी निगाहों से शांजे को देख रहे थे जो बिना सर पर दुपट्टा लिए खुले मुंह के साथ सब मर्दों के सामने खड़ी। ताजी ने शूलाबार निगाहों से देखते करख्त लहजे में सवाल किया था, कौन हो तुम लड़की और यहाँ क्या कर रही हो? बालाज खान ने जबड़े भींचते हुए शांजे को देखा। तब के मारे गहरा सुल्की छिड़काने लगा था। वो अपना गुस्सा जब्त करते शांजे की तरफ बढ़ा तो मर्दान खाने में सबके सामने सर पर बगैर दुपट्टे के खड़ी थी। कौन है ये? ताजी की धाड़ एक बार फिर मर्दान खाने में गूंजी। बीवी है हमारी, आपकी बहू, वो प्यार से उन्हें देखता बोला। ताजी समेत वहां सब पर हैरत का तूफान टूट पड़ा। ये क्या कह रहे हो खान? वो धाड़े। बालाज ने चौंक कर उनको देखा। क्यों, क्या हो गया? वो सुकून से बोला। खान, अब नीच जात हमारे खानदान की बहू बनेगी, कभी नहीं। वो चिल्लाए। गुस्से से चेहरा सुर्ख हो रहा था। इससे पहले बालाज कुछ कहता। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है नीच जात का? आप लोगों की बड़ी ऊंची जात है, तमीज तरबियत तक तो है नहीं आपकी औलाद को। वो गुस्से से दूबदू बोली। बालाज ने जब्त से मुठ्ठियां भींच ली। उसने मुराद को देखा। बीबी को जन्नान खाने में ले जाओ। जी साईं। चांजे वहां सबको घूरती जन्नान खाने की तरफ चल दी, जबकि बालाज राजी की तरफ बढ़ा। इतना तो वो समझ गया था कि वो अच्छा खासा टफ टाइम देने वाली है उसे। कितना, ये अभी उसकी सोच नहीं थी। ये क्या किया है तुमने खान? हमारी मोहब्बत का ये सिला दिया, इतनी गद्दारी। उनका गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था, जबकि बहराम को तो जैसे हफ्ते कलीम हाथ लग गई थी। ये मैं क्या सुन रहा हूं? अभी वो दाजी से कुछ कहता कि बहराम की तंजिया आवाज मर्दान खाने में गूंजी। हवेली में कोई गैर औरत नहीं आएगी, बहराम ने जैसे हुक्म दिया। बालाज ने आंखें घुमाई। अच्छा, और हवेली के बाहर अपार्टमेंट दिला जा रहे हैं? कमाल है लाला, हवेली वालों की हलाल की कमाई शहर में लुटाई जा रही। वो भी बालाज था। वहां वार किया कि बहराम एक पल को सुन खड़ा रह गया। वो तुम्हारा मसला नहीं, वो तेवर बिगाड़ कर बोला। यह आपका मसला नहीं, बालाज तू बदू संजीदगी से बोला। दाजी ने दोनों की तरफ देखा और बालाज की बात का मफहूम समझते उन्हें मजीद गुस्सा चढ़ने लगा। कमाल, बहुत खूब, ये सब करते फिर रहे हो सारे नामाकूल।
कोई संवाद के बाहर आज के बाद कदम नहीं रखेगा। देख लेंगे हम कितना अपनी मनमानी कर लोगे तुम लोग। वो गुस्से से चिल्लाए। उसने जो हरकत की इसको देखने के बजाय अब फिर मेरे पीछे लग गए हैं। मगर अब आप ये बात आज सुन लें, हवेली में कोई भी गैर लड़की नहीं रहेगी। वो एक एक लफ्ज चबा कर बोला। दाजी तो खुद यही चाहते थे। उनके खामोश होते ही पालाज का अजली गुस्सा ऊब कर आया। क्या बकवास है, एकदम उठ से धाड़ा था। सरदार होने की हैसियत से तुम इस गुस्ताखी की वजह से सजा के मुस्तहिक हो। जानते हो ना सवाद का सरदार कौन है? बहराम ने उसकी आंखों में देखा। हाँ जानता हूं, एक बुज़दिल शख्स है जो खुद तो अपनी नाकाम मोहब्बत का बदला एक कमजोर नाजुक जान पर अपनी मर्दानगी दिखाकर ले रहा है। वो मुझे सजा देगा। इससे पहले वो एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते दाजी ने दोनों के बीच आकर दोनों को ही हदें पार करने से रोका था। जाओ बहराम खान, संभाल लेंगे हम इस मामले को। दाजी ने बहराम को निकालना चाहा। इससे कहें तलाक दे से और फारिग करें। बहराम ने नखूद से कहा, जबकि बालाज ने वास उठाकर दीवार पर दे मारा। अगर दोबारा ये बात कही तो जबान गुद्दी से खींच लूंगा। वो धाड़ा था। दाजी ने उसको थामा, वरना उसका बस नहीं चल रहा था कि बहराम पर चढ़ दौड़े। जाओ तुम, और शहर जाने के बारे में सोचना भी मत। दाजी ने जैसे वार्न किया। देख लूंगा मैं। बहराम अपनी शॉल कंधे पर झटकता बाहर निकला। अब उसका रुख अपने कमरे की तरफ था। आज फिर जरिश उसके अताब का शिकार बनने वाली थी। वो तन फन करता दरवाजा खोलता कमरे में दाखिल हुआ तो वो कमरे में कहीं नहीं थी। अपने तन बदन में सुलगती आग को ठंडा करने वो वॉशरूम की तरफ चल दिया। बर्फानी सर्दी में वो ठंडे पानी से शावर लेते ट्राउजर पहने शर्टलेस ही बाहर आया था। अभी वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा तौलिया शानों पर डाले अपने घने सिया बालों में ब्रश कर रहा था जब जरिश कमरे में दाखिल हुई थी। बहराम ने तौलिया सोफे पर उछाल दिया। उसके चटानी सिक्स पैक्स वाले मजबूत चौड़े सीने को देखकर जरिश का दिल हलक को आया था। खौफ से बदन में कपकपी सी ताड़ी हुई थी। बहराम उसे अपनी नजरों के हिसार में रखे हुए था। जरिश का एक एक कदम मन मन भारी होने लगा। ब्लैक कलर की पठानी फ्रॉक में मलबूस, जिस पर लाल खूबसूरत धागों से खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की गई थी, लाल ही दुपट्टा सर पर अच्छे से जमाए वो सादगी में भी गजब ढा रही थी। बहराम की निगाहें ड्रेसिंग मिरर से नजर आते उसके होशरुबा सरापे पर थी। वो मदहोश सा होता उसकी तरफ बढ़ा था। अभी वो उसकी मासूमियत और उसके हसीन सरापे में उलझता कि जहन के पर्दे पर कुछ देर पहले का मंजर लहराया। आंखों में सर्दपन उतर आया। वो बहराम को एक नजर देखते वॉशरूम में जाने लगी कि बहराम ने उसे बाजू से जकड़े झटका दिया तो वो उसके शर्टलेस चटानी सीने से आ टकराई। उसके नरम हाथों का लम्स अपने सीने पर महसूस करते बहराम के तड़पते दिल में सुकून सा उतरा था। नजरें उसके बदन के नशेबो फराज में बुरी तरह उलझ कर रह गई। उसकी भीगी आंखों को देखते वो बुरी तरह चौंका था। क्या हुआ है? बेख्तियार पूछ बैठा। वो बेचैन सा हुआ था। रात रात भर वो उसकी कुर्बत में ढेरों आंसू बहाती थी, जिसे देखते उसे सुकून मिलता था। फिर आज क्यों वो बेचैन हो रहा था? वो अभी खुद इस बात से अनजान था कि मोहब्बत की पहली फुहार ये बंजर दिल की जमीन पर अपने पूरे जोरों शोर से पड़ना शुरू हो गई है। उसे खामोश नजरें झुकाए आंसू बहाता देख वो नरमी से उसे अपने नम चटानी सीने में भींच गया। जरिश की सांसें सीने में ही अटक गईं। दिल एकदम 100 की रफ्तार से धड़कने लगा। खानम, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? उसे खुद से लगाए वो काफी नरमी से बोला था। उसकी आवाज की नरमी महसूस करते अब वो हिचकियों से रोने लगी। जरिश खानम, बहराम अब के बार सख्त लहजे में गोया हुआ। उसकी आवाज का सर्दपन महसूस करते जरिश ने उसके सीने से सर उठाकर उसे देखा, मगर दूसरे ही पल उसकी सुर्ख अंगारा आंखों से खौफ महसूस करते नजरें झुकाई थी।
بہرام اس کی گلابی سوجی شکوہ کرتی آنکھوں میں دیکھتے مزید بے چین ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کہیں چوٹ لگی ہے کیا؟ بتاؤ مجھے۔ اسے پوری شدت سے خود سے لپٹا گیا۔ سرش کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے مچل کر دور ہونا چاہا تو بہرام کی گرفت اس کی کمر پر اور بھی مضبوط ہوئی۔ سرش گہرے سانس لیتی اپنی مزاحمت ترک کرتے کہ برہنہ سینے سے سر ٹکا گئی۔ یہ آنسو اپنے سینے پر محسوس کرتے بہرام نے نرمی سے اس کی کمر سے ہلاتے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ اب کی بار جواب نہ پا کر وہ جھجلایا اور سرش کو خود سے دور جھٹکا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اوندھے منہ بیڈ پر جا گری۔ دوپٹہ سر سے پھسل کر زمین بوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھتی، بہرام ایک ہی جسم میں اس تک پہنچا اور اس کے اطراف دائیں بائیں اپنے بازو رکھ کر اسے اٹھنے سے باز رکھا۔ میں مر گیا ہوں کیا جو ایسے آنسو بہا کر منحوسیت پھیلا رہی ہو؟ زرش نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نہ کرے سائیں۔ بہرام اس کی حرکت پر شاکڈ ہوا تھا۔ کیا تھی یہ معصوم بے ضرر سی لڑکی جس کے ہاتھوں تذلیل سہ کر بھی اس کی سلامتی چاہتی تھی؟ بہرام کو اس پر ترس سا آیا۔ اس کو اٹھا کر بٹھاتے وہ خود اس کے ساتھ ہی بیٹھتے، اس کا ہاتھ تھام پھر پوچھ بیٹھا، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو اتنا؟ بہرام نے گہری گرم نظریں اس سراپے پر ڈالی جو بغیر دوپٹے کے اس کی ہوش اڑا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خمار آلود ہوئی تھی۔ جوان جذبات نے یکدم انگڑائی لی تھی۔ یہ ہاتھوں کا بے باک لمس اپنی کمر سے نیچے سرکتا محسوس کرتی زرش جی جان سے کانپی تھی۔ سائیں میں میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ الفاظ منہ میں ہی اٹک گئے تھے۔ وہ بہرام کی قربت میں بھی پہلے روز کی طرح خوف سے لڑزنے لگتی تھی۔ بہرام اس کی التجا اگنور کرتا مدہوش سا ہوتا بیڈ سے اٹھتے، وارڈروب کھولتے، میں سے بلیک سلک کی سلیو لیس جالی دار نائٹی جس کا گلا کافی ڈیپ تھا ہمیں زرش کی طرف بڑھا۔ جاؤ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، چینج کر کے آؤ۔ زرش اس کی بات کا مطلب سمجھتے، رک پڑتے، بے بسی سے اس کے ہاتھ میں موجود اس نائٹی کو دیکھ رہی۔ اس کے کپ کپاتے لب کچھ کہنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے جنہیں بہرام اگنور کر گیا۔ وہ جانتا تھا اس کی قربت میں اس کی جان جاتی ہے، یہ شدتیں اپنے نازک جان پر سہتے انہیں ڈھال ہو جاتی ہے۔ اس کے رونے تڑپنے یا انکار کی اس کے نزدیک کوئی ویلیو نہ تھی۔ وہ شوہر تھا اس کا، اس کے جسم و جاں کا مالک۔ وہ جیسے چاہے اسے اپنا دل بہلا سکتا تھا۔ جو کہا ہے وہ کرو خانم، مجھے غصہ نہ دلاؤ، ورنہ تمہاری نازک جان آج کی رات میری شدتیں میرا جنون برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اس کے سرد انداز میں حکم دینے پر سرش اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے کانپتے ہاتھوں سے نائٹی تھامتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بہرام بیڈ پر نیم دراز ہوتے بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔